ब्रेक्जिट रेफरेंडम, ब्रेक्जिट के लिए कराया गया था रेफरेंडम, परिपक्षा, और सरकार परिपक्षा में मानने के लिए बाध्य होती है। पता है एमपी वाले इसकी इंग्लिश भी ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार हिंदी के पेपर में पूछा गया है जन्म संग्रह की इंग्लिश लिखो और परिपक्षा की इंग्लिश लिखो, तो याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन अब चलने वाला है। हिंदी के पेपर में आपके कम से कम 20 नंबर इसी के होंगे कि इंग्लिश की हिंदी लिखो शब्दों की, और हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी। क्लियर है? तो इसलिए ये शब्द थोड़े ध्यान से देखना। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या है? जब लोगों को वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त हो। सिंपल लिख लें इस बात को। तो राइट टू रिकॉल तो उसी रिकॉल से समझ में आ रहा है, जब लोगों को वापस बुलाने का अधिकार लोगों को प्राप्त हो, लोग वापस बुला सकते हैं। और जहां राइट टू रिकॉल मिला रहता है, लोगों के पास राइट टू रिकॉल होता है, तो गवर्नमेंट पर इस बात का प्रेशर रहता है कि यदि हमने ठीक से काम नहीं किया तो पीपल क्या करेंगे? दे विल यूज देयर राइट टू रिकॉल एंड वी विल हैव टू स्टेप डाउन फोर्सफुली, और हमको जबरदस्ती पद से हटना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो ये हम लोगों ने देखा कि क्या था डेमोक्रेसी। संविधानवाद हम लोगों ने समझा था, डेमोक्रेसी हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, अब आप देखना आपके जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन की 4th यूनिट का एक चैप्टर खत्म हो चुका है सिलेबस का। लोकतंत्र की विशेषताएं देख चुके हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें कोई किसी को आपत्ति? ओके। अब हम चलते हैं एक्चुअल में भारत में संवैधानिक, मतलब संवैधानिक विकास का क्या इतिहास है, संविधान हमारा कैसे कैसे विकसित हुआ। ठीक है, तो लिख लें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत में संवैधानिक विकास का इतिहास। संवैधानिक विकास का इतिहास। आपको समझना क्या है? हमको ये समझना है एक्चुअल में हुआ क्या था। आप 10 न करें तो अब 10 आ जाएगा। हुआ क्या था कि बात 1453 की है, बात 1453 की है, और एक शहर का नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल, हिंदी में बोलते हैं इसे कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया नाम कस्तुनतुनिया। आपको ध्यान समझना है कि ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है? मेडिटेरेनियन सी के ठीक ऊपर ये क्या है? ग्रीस है, यूनान है, और यूनान का क्षेत्र को लेकर के इस पूरे क्षेत्र में रोमन एम्पायर फैला हुआ था मध्यकाल में। हम कब की बात कर रहे हैं? 13 एंड 14 सेंचुरी, 13वीं और 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। इसमें क्या फैला हुआ था? रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। और रोमन साम्राज्य का ये जो पूर्वी हिस्सा, विशेषकर तुर्की वाला, आज जो तुर्की का एरिया है, ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वी हिस्सा को हम लोग बोलते थे बाइजेंटाइन साम्राज्य। कौन साम्राज्य? बाइजेंटाइन साम्राज्य, बाइजेंटाइन एम्पायर। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जब मुस्लिम शासक लगातार बढ़ते गए, तो मुस्लिम खलीफाओं ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी जो कॉन्स्टेंटिनोपल थी, जो कस्तुनतुनिया थी, उस पर 1453 में अधिकार कर लिया गया। 1453 में अधिकार हो गया, और यहां पर यानी इस क्षेत्र में उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिणी पूर्वी यूरोप, इस संपूर्ण क्षेत्र में यानी भूमध्य सागर के जितना किनारा था उसके संपूर्ण एरिया में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम था ओटोमन साम्राज्य।
क्या था? ओटोमन एम्पायर था। इस ओटोमन एम्पायर की स्थापना हुई थी। जैसे ही कस्तुनतुनिया का पतन हुआ, डिक्लाइन ऑफ कंस्टेंटिनोपल निकल के आया, बाइजेंटाइन साम्राज्य टूट के बिखर गया और नया साम्राज्य स्थापित हुआ। इसका नाम क्या था? ओटोमन एम्पायर। और इस ओटोमन एम्पायर को किसने स्थापित किया था? तुर्क खलीफाओं ने स्थापित किया था, टर्किश पीपल। क्लियर है? अब यहां आप एक चीज और देख लो कि यहां है होर्मुज की संधि, होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी के मुहाने पर, और यह है लाल सागर। क्लियर है? ठीक, अब ध्यान से समझना और सोचने और समझने की कोशिश करते रहना। ठीक, इतनी सी लाइन लिख लीजिए। बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन, कॉन्स्टेंट मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल जब से विजय हुआ, स्पेलिंग ध्यान रखना है कॉन्स्टेंटिनोपल की, स्पेलिंग एकदम क्लियर कट है। कॉन्स्टेंट लिखो पहले, फिर इनोपल लिख दो, कॉन्स्टेंटिनोपल, कस्तुनतुनिया। ठीक है, यानी 1453 में क्या हुआ कि बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो गया कस्तुनतुनिया के पतन के साथ ही, और नए साम्राज्य ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 622 और 632 ईस्वी के बाद इस्लाम धर्म ने पूरी दुनिया में अपने बहुत तेजी से पैर पसारे। ठीक है, इसी पैर पसारने यानी इसी इन ऑर्डर टू एक्सटेंशन देयर रिलीजन, अपने धर्म के इसी विस्तार में क्रूसेड हुए थे। क्रूसेड क्या हुए थे? क्रूसेड इनको बोलते हैं लोग, धर्म युद्ध। और इन्हीं धर्म युद्धों में बाइजेंटाइन हार गया। बाइजेंटाइन हार गया और हारने के बाद कस्तुनतुनिया पर तुर्कियों का अधिकार हो गया और ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई। और समस्त मुस्लिम जगत का जो कैलिफ हुआ करते थे, ठीक है, जो खलीफा थे, उनका मुख्य गद्दी अब क्या हो गया? ओटोमन साम्राज्य। क्लियर इतनी सी बात? अब मामला देखो, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना, तो खेल में बड़ा मजा आएगा, मजा ही लेना है। क्या? यानी जब 6वीं 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, ईसाई धर्म तो यूरोप में तेजी से था ही, क्रिश्चियनिटी तो यूरोप में फैली ही हुई थी, इस्लाम धर्म भी अब अरब के रेगिस्तान से निकल करके बाहर की ओर जाने लगा। बाहर की ओर जाने लगा तो धीरे धीरे करके पूर्वी एशिया में अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इस क्षेत्र में आया, पाकिस्तान इन क्षेत्रों में आने लगा, सऊदी अरब से लेकर के इराक, ईरान और ये जो सीरिया है, इन सब क्षेत्रों में इधर उधर, कुल मिलाकर के मल्टी डायमेंशनल ऑलराउंड एक्सपेंशन हुआ उसका। मक्का मदीना सेंटर थे, मक्का मदीना के सेंटर से जब ऑलराउंड एक्सपेंशन हुआ, चारों ओर उसका जब विकास विस्तार होता चला गया, तो उसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स उभर के आए। क्योंकि जितने कट्टर या हार्ड लाइनर मुस्लिम होते हैं धर्म के मामले में, उतने ही हार्ड लाइनर उस समय क्रिश्चियन थे, उतने ही कट्टर क्रिश्चियन भी थे, ईसाई भी थे। इसलिए उनको ये धर्म का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा और विरोध करना शुरू किया। भयंकर लड़ाइयां हुई और उसी लड़ाइयों के दौरान हुआ क्या कि जो रोमन साम्राज्य का पूरी हिस्सा जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते थे, वो बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि उस पर तुर्कियों ने आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब यूरोप का भूमध्य सागर पे से कब्जा उठ गया। यूरोप के जो कंट्री थे, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, यूके तो काफी दूर है, स्पेन है, यूनान है, इन सब लोगों का कब्जा उठ गया। कोई काम किसी काम का नहीं है। समझ में आया? सारे के सारे जो रास्ते थे व्यापार के, वो इनके बंद हो चुके हैं।
ठीक है, व्यापार के रास्ते बंद हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था कि हिंद महासागर से होकर के यूरोप के व्यापारी फारस की खाड़ी, होर्मुज होते हुए, अरब, ईरान, इराक होते हुए और यहाँ तुर्की वाले क्षेत्र से होते हुए भूमध्य सागर में आ जाया करते थे। अगर आप मैप निकाल के देखोगे, हिंद महासागर से चलो, फारस की खाड़ी, होर्मुज के मुहाने पर पहुंचो, होर्मुज से फारस की खाड़ी से ईरान में जाओ, ईरान से इराक पहुंचो, इराक से तुर्की पहुंचो, तुर्की से भूमध्य सागर पहुंचो और भूमध्य सागर से यूरोप पहुंचो। तो यूरोपियों का मसालों का व्यापार यहां से होता रहता था लगातार। लेकिन स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई कि मसालों का व्यापार, कंस्टेंटाइनोपल का जो डिक्लाइन हुआ था, पतन हुआ था कंस्टेंटिनिया का, उसी के साथ यूरोपियों का व्यापार ठप पड़ गया। व्यापार खत्म तो व्यापारी तिलमिलाने लगे यूरोप के। क्यों? क्योंकि अब यदि यूरोप के व्यापारी व्यापार करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात यह थी कि जो ओटोमन साम्राज्य, क्योंकि कंस्टेंटिनोपल चौराहे पे था, एकदम क्रॉसिंग पे था, और क्रॉसिंग पे था, तो अब अगर यहां से इनको व्यापार करना है तो ओटोमन साम्राज्य को आपको राजस्व देना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और मान के चलो पहले उनका व्यापार 10 रुपए में मिर्च खरीदते थे, यहाँ यूरोप में बेचते थे 40 में, आराम से 30 रुपए का बच जाते थे उन लोगों को। लेकिन अब तो यहाँ पर कंट्रोल किसका हो गया? ओटोमन साम्राज्य का यहाँ कंट्रोल हो गया। तब ओटोमन साम्राज्य कहेगा कि ऐसा है, तुम 10 रुपए में लाए हो, 20 रुपए मुझे टैक्स दो, 10 रुपए बचेंगे अब इन लोगों के। अब व्यापारी को जब घाटा होने लगता है तो अच्छा खासा तेल मिलाता है। यूरोप के लोग परेशान हुए, मसालों की कमी हुई, कीमतें आसमान छू रही हैं। इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को भारत के लिए नए रास्तों की खोज करनी चाहिए, और भारत के लिए नए रास्तों की खोज करना शुरू हो गया। नए रास्तों की खोज करना शुरू हुआ, और सबसे पहले इसमें हाथ बढ़ाया पुर्तगाल ने। पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका नाम था, उसको बोलते थे प्रिंस द नेविगेटर, या हेनरी प्रिंस द नेविगेटर। ठीक, तो पुर्तगाल के राजकुमार ने, वो नाव का बहुत अच्छा बनाने वाला था, उसको बोट इंजीनियरिंग आती थी, उसने लंबे चौड़े पोत तैयार किए और लोगों को समुद्री यात्राओं पर, यानी क्या बोल सकते हैं उसने, उसे ओशियन एक्सपीडिशंस पर, समुद्री अभियानों पर भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, समुद्री अभियानों पर भेजना शुरू किया। तो सबसे पहले काम तो स्पेन और पुर्तगाल के दोनों तट पे हैं, इन दोनों ने करना शुरू किया था। हुआ क्या कि पुर्तगाल का एक व्यक्ति जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियास, पुर्तगाल के राजकुमार ने बार्थोलोम्यू डियास को भेजा कि जाओ तुम भारत की खोज करके आओ जल के रास्ते से। वो बेचारा यहां से पुर्तगाल से निकल के आया, अफ्रीका के पश्चिमी तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के एक उस पे आ गया, पॉइंट पर। उसे लगा कि मैं भारत में आ गया, है ना। उसने कहा कि यही तो आसाओं का द्वीप है। केप माने होता है एक ऐसा त्रिभुजाकार हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो, एक छोटा सा ऐसा हिस्सा। अगर यही हिस्सा बड़ा हो जाए तो केप से पेनिनसुला बन जाएगा, प्रायद्वीप बन जाएगा। समझ में आया? जैसे कन्याकुमारी केप है, केप ऑफ कन्याकुमारी, कुमारी अंतरी केप, ठीक है, और वो था केप ऑफ गुड होप। यानी उसने कहा कि मेरे लिए यहाँ से गुड होप ही गुड होप है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र का नाम केप ऑफ गुड होप। बार्थोलोम्यू डियास यहाँ ठहरा, फिर वापस चला गया, यानी उसकी सारी होप रह गई, होपलेस हो चला गया। तब तक स्पेन से कोलंबस निकल चुका था भारत खोजने के लिए। स्पेन से कोलंबस निकल चुका था भारत खोजने के लिए। उसको आना चाहिए था, बेवकूफ इधर चला गया, आगे। और इस चक्कर में फिर वो कहां पहुंच गया? अमेरिका में पहुंच गया। अब अमेरिका में क्या हुआ? उसको लोग देखे गोरे चिट्टे, बोले ये ब्लैक इंडियन नहीं, ये तो रेड इंडियन है। तब से अमेरिका के उसने जनजाति लोगों को रेड इंडियन कहना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? उसने कहा कि ये मुझे इंडिया तो नहीं लग रहा, लेकिन एकदम नई दुनिया लग रही है।
और इसलिए कोलंबस ने नई दुनिया के चक्कर में अमेरिका की खोज। उधर से ब्रिटेन से भी एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था कैप्टन कुक। कैप्टन कुक निकला और कैप्टन कुक जाकर के ऑस्ट्रेलिया को खोज मारा। उसको भारत से नहीं मिल भी नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही फिर एक फ्रांस से तस्मान निकल के आया, वो न्यूजीलैंड पहुंच गया। तस्मान सागर जी के नाम पे बड़ा है। कुल मिलाकर के स्पेन से कोलंबस निकल के आया, भारत ओलंपिक जहाज पुर्तगाल से निकल के आया, कैप्टन कुक निकल के आया, तस्मान निकल के आया, इनमें से किसी को क्या नहीं मिला। फिर वास्को डी गामा का नंबर आ गया। पुर्तगाल से वास्को डी गामा चला और चलते चलते कहीं कहीं किताबों में 20 मई 1498 मिलता है, कहीं कहीं 17 मई मिलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ चांसेस 17 मई है। इसलिए घटना चक्र में जो 20 मई दे रखा है उसे गलत मान लेना ज्यादा गलत है, ना तो सही मानो ना गलत मानो। लेकिन जो मुख्य फिक्स डेट मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है? 17 मई। यानी पुर्तगाल का वो व्यक्ति समुद्र के रास्ते से आ गया। कहाँ आ गया? भारत में। कब आया? 17 मई 1498 को। कुल मिलाकर के पुर्तगाल में वास्को डी गामा ने कदम रख दिया है। यानी बिल्कुल हम विकास कर रहे हैं, कंपनी का करने वाले हैं। पुर्तगाल से आ गया, यानी कि जो वास्को डी गामा था, जो वास्को डी गामा पुर्तगाली था, ये प्रथम पुर्तगाली था जिसने भारत की खोज किया था। मानते हैं लोग, तो बेवकूफ भारत की खोज कहां से की? भारत कहां खोया था? नहीं खोया था, भारत पहले से ही था। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज यूरोप के लिए की थी, भारत की खोज नहीं की थी। समझ में आया? तो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कौन था? पोर्चुगीज बोलते हैं इसे, पोर्चुगीज। ठीक है, पुर्तगाली था। पहला कि दूसरा? यानी पहला पुर्तगाली था। क्या इससे पहले भी कोई यूरोपीय व्यक्ति समुद्र के रास्ते से आया था इंडिया में? नहीं। कोई नहीं आया। इसका मतलब पुर्तगाली पहला यूरोपीय भी था, क्योंकि पुर्तगाल किस महादेश में है, किस महाद्वीप में है? यूरोपियन में। इसलिए वास्को डी गामा पहला यूरोपीय भी था जो समुद्र के रास्ते भारत आया। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने कालीकट के बंदरगाह कप्पकड़ाबू पर अपना कदम रख मारा। कप्पकड़ाबू पर अपना कदम रख मारा और उस मालाबार क्षेत्र में, क्योंकि कालीकट कहाँ है? मालाबार तट पर। ठीक है, इस मालाबार तट पर जिसको कालीकट कहा गया, और मुख्य जो हार्बर था वो क्या था? कप्पकड़ाबू। कप्पकड़ाबू नाम भी बड़ा ही कबाड़ी जैसा है। कप्पकड़ाबू। इस मालाबार तट पर उस समय केरल में मालाबार शासन कर रहा था। उस शासक की उपाधि थी जमोरिन। इतिहासकार उस व्यक्ति का नाम क्या था ये नहीं ढूंढ पाए हैं। ये एक्चुअल में एक जमोरिन नाम की उपाधि थी। तो उस मालाबार में जमोरिन राजा राज कर रहा था और जमोरिन एक हिंदू था। ठीक है, एक हिंदू रूलर था। जमोरिन ने गोरा व्यक्ति देखा, बहुत ही जानवर जैसा नजर आया होगा, लेकिन लंबा चौड़ा होगा, तो सोचा कोई देवता आ गया होगा, तो ठीक ठाक उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा भी रास्ता भूल जाता यदि गुजरात का पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद इसे ना मिलता। अब्दुल मजीद ना मिलता। क्यों? क्योंकि अब्दुल मजीद ने इसके लिए द्विभाषीय का काम किया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम किया। अब्दुल मजीद को फारसी आती थी, पुर्तगीज भी आती थी, पुर्तगाली भी आती थी। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली भी सुनाता था, ये भारत के लोगों को फारसी भी सुनाता था। समझ में आया? यानी गुजराती पथ प्रदर्शक, यानी अगर ये गुजराती नहीं होता तो शायद वास्को डी गामा कभी भारत का समुद्र के रास्ते नहीं आता। वास्को डी गामा भारत तो आ गया, भारत आ गया। वास्को डी गामा उसी क्षेत्र में पहुंचा जहां सबसे ज्यादा काली मिर्च होती है, केरल, कर्नाटक। तलाशी में तुलसी की वो। वास्को डी गामा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, ठीक उसी तरह जैसे हनुमान लंका में पहुंच के खुश हुआ, तो खाने का मामला यही है ना। कुल मिलाकर के वास्को डी गामा बेचारा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। वास्को डी गामा खूब प्रसन्न हुआ। वास्को डी गामा ने जल्दी जल्दी अपने झोला में मिर्च भरना शुरू किया। हर लोग फिर बाई चांस नहीं आया
हाँ हाँ दी नहीं थी एक्चुअल में, गिफ्ट में दी थी। दी थी सर, गिफ्ट में भी दी थी। गिफ्ट में दी थी बाद में सर। अच्छा 100 दी थी। और उसने वहाँ जाके बिजनेस किया था पुर्तगाल वापस। 60% हाँ गिफ्ट में दिया होगा, बाकी इसने काफी बाद में वेलकम किया था, भी ले गया वो, किसने देखा? स्वागत किया था। किसने देखा? ठीक है, एक्चुअल में मैं बताता हूँ मामला क्या है। गिफ्ट में दी थी। पता है भारत के इतिहास को यूरोपियन दृष्टिकोण से लिखा गया है, और इसलिए यूरोपीय इतिहासकार कभी ये नहीं कहेगा कि वास्को डी गामा चोरी से भर के ले गया था। वास्को यूरोपीय इतिहासकार यही कहेगा हमेशा गिफ्ट में दी थी। भारत के लोग बेवकूफ है, गिफ्ट में दी थी। ठीक है, ऐसा कोई इतिहासकार भारत के इतिहास की कोई किताब दावा नहीं कर सकती कि उपहार स्वरूप दी थी। वो यही कहेगी नहीं, ऐसे पानी यही के हैं, उपहार स्वरूप नहीं दी थी असल में। लिखा है उसको। उन्होंने भी टापी है ना। एक्चुअल में क्या है, उन्होंने लिखा होगा, लेकिन सही बात यह है कि वो यूरोपीय दृष्टिकोण है। ठीक है, तो बात चलो मान लेते हैं गिफ्ट में दे दी थी। ठीक है, गिफ्ट सही, तो सबको पता है क्या हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर के ये बेचारा काली मिर्च जब झोले में भर के ले गया था, तो अपनी यात्रा का खर्च निकालने के बाद भी उसे लगभग 60 गुना फायदा हुआ। मतलब इसकी आंखें जरूर सफेद हो गई, मिर्च काली थी, चमक गई, 60 गुना फायदा। बेचारे का मन नहीं भरा, फिर से चक्कर लगाने आ गया। 1503 ठीक है, फिर से चक्कर लगाने आ गया दोबारा, फिर ले गया। अब तो कुल मिलाकर के ये आने जाने इनका शुरू हो गया। तो भारत में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा, सबसे पहला पुर्तगाली, सबसे पहला यूरोपीय वास्को डी गामा, और सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली। ठीक है, इन लोगों ने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली थी। कहाँ खोली थी? कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी। इतना याद रखें, पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कोचीन में। बाकी मामला इतिहास का है, हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तब डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी इतना जाना जरूरी है। तो बताइए, यानी कुल मिलाकर के वास्को डी गामा फायदे के चक्कर में दोबारा आया, फिर दोबारा ले गया, फिर उससे फायदा हुआ, फिर तीसरी बार आया, फिर वापस भारत से कभी नहीं गया, भारत में मर गया। और इसलिए कोचीन में उसकी क्या है, समाधि बनी हुई है। ठीक है, वास्को डी गामा, ये वास्को डी गामा। उसके बाद क्या हुआ, फिर पुर्तगाली गवर्नर